सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स विद दिस इज राम सोनी। मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों से आरक्षण के नियमों को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ओबीसी आरक्षण का मामला पिछले 5 साल से लंबित है। और इसके चलते मध्य प्रदेश में जितनी भी वैकेंसी आती हैं उन सभी में 13% जो पद हैं उसको होल्ड पे डाल दिया जाता है। इसके चलते कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट्स हैं उनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार ने भी कुछ ऐसे नियमों में बदलाव किए हैं जो असंवैधानिक रहे हैं। हालांकि इसके लिए मैं दोनों को दोषी मानता हूं। सरकार भी दोषी है और विपक्ष भी दोषी है। क्योंकि सरकार जब कोई ऐसा गलत नियम लेके आती है तो उसके बारे में विपक्ष को जनता को अवगत कराना चाहिए, जिससे एटलीस्ट जनता को पता चल पाए कि सरकार किस तरह से दोहरे मापदंड अपनाती है। तो आइए जरा इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या क्या कंट्रोवर्शियल पॉइंट है पहले उसको जानेंगे और न्यूज़पेपर क्या क्या बोला है उसको भी देख लेते हैं। न्यूज़पेपर में हेडिंग है मेरिटोरियस कैंडिडेट्स ऑफ रिजर्व कैटेगरी नॉट अवेलिंग रिजर्वेशन बेनिफिट शुड बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी। सीधा सा मामला ये कहता है कि एससी एसटी ओबीसी के ऐसे कैंडिडेट्स, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने इतने अधिक नंबर स्कोर किए हैं कि वो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ऊपर है, तो उनको जनरल कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। सीधा सा ये मामला है। वैसे प्रेजेंट टाइम में आरक्षण इसी अवधारणा पे दिया आता है, लेकिन सोचिए इसके बावजूद भी समय से पर कुछ ऐसे गलत नियम बनाए गए और जिसके चलते अभ्यर्थियों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है, इस केस का टाइटल है दीपेंद्र यादव एंड अदर्स वर्सूज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड अदर्स। इस केस की सुनवाई किया सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने, जिनका नाम है जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस संजय कुमार। तो मामला क्या है इसको डिस्कस करेंगे। हिंदी के पेपर में भी दिखाया है एमपीपीएससी की चयन प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। लिखते हैं चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में शामिल किया जाएगा। अब देखिए मामला क्या है, कंट्रोवर्सी कहां से स्टार्ट होती है जरा इसको देखिए। कंट्रोवर्सी शुरू होती है यहां से। यहां पे एक डेट लिखी है, देखिए 17 फरवरी 2020। ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी के जो परीक्षा नियम है वो 2015 के आधार पे हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट होती है, और जो आरक्षण अधिनियम है वो 1994 की धारा 4(4) के तहत दिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है, हमारे जो राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 है इसके साथ कुछ बदलाव किए गए 17 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। क्या बदलाव किए गए? बदलाव ये किए गए कि यदि कोई एससी एसटी ओबीसी का जो कैंडिडेट है उसके यदि नंबर अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ से ऊपर नंबर है तो भी उसको अनरिजर्व की सीट नहीं दी जाएगी। समझ गए? एससी एसटी ओबीसी के ऐसे बच्चे, होनहार बच्चे जिनका कट ऑफ जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ऊपर है, तब भी इनको एससी एसटी ओबीसी को जनरल कैटेगरी की सीट नहीं दी जाएगी। ये 17 फरवरी 2020 को राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 में ये बदलाव किया गया था। और इसके बदलाव के बारे में कई लोगों को पता भी नहीं, समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। और इसी बीच जब रिजल्ट आया तो उसमें जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है ओबीसी कट ऑफ से कई जगह नीचे भी चला गया, और तब जाके लोगों को पता चला कि हाँ गड़बड़ ये है। अब देखो ऐसा यदि होता है तो नुकसान किसको सबसे दिखे ये भी आप जान लीजिए। हमारे यहाँ क्या है कि शेड्यूल कास्ट की यदि हम बात करें, शेड्यूल कास्ट की आबादी मध्य प्रदेश में 17% है 2011 सेंसस के आधार पे, और 16% आरक्षण है। तो चलो इनको लगभग रेंज में मिल जाता है। एसटी की आबादी 21% है, आरक्षण कितना है 20% है, तो चलो इनको भी जितनी आबादी है उसके आधार पर सीटें मिल जाती हैं। अब ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की यदि हम बात करें, ऐसा कोई डेटा तो सरकार के पास है नहीं कितने लोग ईडब्ल्यूएस में हैं, लेकिन तब भी यदि हम बात करें, चूंकि सवर्णों का आरक्षण दिया गया, गरीब सवर्णों का आरक्षण बोलते हैं इसको, लेकिन तब भी यदि मान लो कि जनरल कैटेगरी की आबादी मध्य प्रदेश में लगभग 11-12% है, तो उसके आधार पर यदि हम देखें तो इसको लगभग 10% आरक्षण मिलता है। तो उस कंडीशन में भी आप कह सकते हो कि लगभग उनको प्रतिनिधित्व मिल गया। सारी दिक्कत होती है ओबीसी के साथ में। ओबीसी की आबादी मध्य प्रदेश में महाजन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर, जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट में वो टेबल की थी, उसके आधार पर मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी है 51%। आप सुन के दंग रह जाओगे, 51% मध्य प्रदेश में ओबीसी है, और ओबीसी को आरक्षण है 14%। अब सोचो 51% लोगों को 14% सीटें तुम दोगे,
यदि यही प्रक्रम चलता रहा तो अगले 10 साल में देश की सबसे बैकवर्ड कम्युनिटी होगी ओबीसी। जो ओबीसी वालों को अपने अंदर गुरूर बैठा हुआ है वो देश की सबसे बैकवर्ड कम्युनिटी बन के उभरेगी। और कमाल की बात यह है कि ओबीसी कई सारे लोगों को तो पता भी नहीं हुआ कि ऐसा हो रहा है। तो 17 फरवरी 2020 को सरकार के द्वारा नियम लाया गया कि एससी एसटी ओबीसी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको जनरल की सीटें नहीं दी जाएंगी, सीधा सीधा यह मतलब था। बाद में मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट के जस्टिस सुजय पॉल और डीडी बंसल की खंडपीठ ने सरकार द्वारा इस संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और कहा गया कि एमपीपीएससी 2019 का रिजल्ट दोबारा पूर्व नियमों के अनुसार जारी किया जाए। कितनी बड़ी बात है। सरकार ने इतना बड़ा धोखा ओबीसी समुदाय के साथ किया था जो कि अपने आप में एक जघन्य माना जा सकता है। इस पीठ ने आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4(4) के तहत परीक्षा के प्रत्येक चरण में एक चरण नहीं प्रत्येक चरण में अनारक्षित पदों को सभी वर्गों के प्रतिभावान अभ्यर्थियों से भरे जाने का आदेश दिया था। वहीं जस्टिस सील लागू और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के अंतिम चरण में शामिल किए जाने की व्यवस्था दी। अब देखिए, ये तो इन्होंने दिया, जस्टिस सुजायपाल और डीडी बंसल की खंडपीठ ने इसको सही कर दिया, लेकिन फिर जस्टिस सील नागू और जस्टिस वीरेंद्र सिंह ने एक अजीब सा जजमेंट दिया। हालांकि मैं कहना चाहता हूं कि जजेस जब भी जजमेंट देते हैं तो उन्हें पर्याप्त स्टडी करके बैठना चाहिए। ह्यूमन है, गलतियां होती हैं एक इंसान से, लेकिन ये जो गलती है ये मुझे लगता है एक बड़ी गलती थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिवर्स कर दिया, लेकिन ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, यहां पर गलतियां इन्होंने क्या कर दी, जस्टिस सील नागू ने अभी बोल रहे हैं कि चयन प्रक्रिया के अंतिम चरण में शामिल किए जाने की व्यवस्था दी। अंतिम चरण में तुम कहां से रिजर्वेशन दोगे, कैसे प्रोविजन लेके आओगे? मैं कहता हूं यदि ओबीसी कट ऑफ जो है, मान लो, अभी दिखाऊंगा मैं इसमें मामला क्या है। देखो, ये देखो, अगला मामला देख ले तुम। देखिए, जिला न्यायालय की वैकेंसी निकली 1255 पदों की भर्ती के लिए। आरक्षित वर्ग का कट ऑफ था 74 नंबर और ओबीसी कट ऑफ चला गया 88 नंबर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ऐसा हुआ है। तब ये मामला गया था हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में जस्टिस सील लागू ने कहा कि नहीं, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी गलती थी और इसको सही किया जा सकता था। इसीलिए कहता हूं कि ये जो नियम सरकार बनाती है कई बार वो बड़ी बड़ी गलतियां कर देती है और फिर उसका इतना कचड़ा हो जाता है कि पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश कर जाता है। और यह शुरुआत सरकार के द्वारा की गई थी 17 फरवरी 2020 को। अब देखिए, इसमें क्या होता है, बाद में मैं एक चीज आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अगर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने कोई छूट प्राप्त नहीं की है, मतलब एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने कोई भी कैटेगरी के कट ऑफ का बेनिफिट नहीं उठाया है, तो उस कंडीशन में उन्हें अनारक्षित वर्ग में शामिल किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 4(4) को परिभाषित करते हुए यह भी कहा कि आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को अंतिम स्टेज में शामिल किया जाना असंवैधानिक है, जो कि जस्टिस सील लागू के बेंच ने डिसीजन दिया था, उसको असंवैधानिक करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एमपीपीएससी परीक्षा 2019 और राष्ट्रीय परीक्षा भर्ती नियम 2015 में शासन द्वारा 20 दिसंबर 2021 को नियम 4 में किए गए संशोधन को संवैधानिक करार दिया। अब देखिए, जब उस नियम को असंवैधानिक करार दिया गया था, किस नियम को? 17 फरवरी 2020 को सरकार ने बदलाव किया था, उसको असंवैधानिक करार दिया गया था। तो फिर सरकार एक और नियम लेके आती है, कब? 20 दिसंबर 2021 को। और इसमें जो पुराने नियम हैं, पुराने नियम क्या बोलते थे? पुराने नियम यही बोलते थे कि एससी एसटी ओबीसी के जो प्रतिभावान अभ्यर्थी हैं, जिनको अच्छे नंबर मिले, अनरिजर्व कट ऑफ से ऊपर नंबर मिले, उनको अनरिजर्व में शामिल किया जाए। तो उस नियम को वापस से ला दिया गया था, तो इसको संवैधानिक करार दिया गया। अब इस नियम में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में अनारक्षित पदों के सभी वर्गों के प्रतिभावान अभ्यर्थियों से भरे जाने का प्रावधान है ना। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 2 डिवीजन बेंच के परस्पर विरोधाभासी फैसले का पटाक्षेप कर दिया है। अब यहां पर क्या क्या पटाक्षेप, क्या क्या समस्याएं थी, इसको हमने डिस्कस किया है आप लोग के सामने ऑलरेडी। इसमें जस्टिस सुजय पॉल और डीडी बंसल के जो खंडपीठ ने फैसला दिया था, वो फैसला तो ठीक था, लेकिन यहां पर जस्टिस सील लागू और जस्टिस वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ का जो फैसला है उसको असंवैधानिक करार दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप आई थिंक लगभग समझ चुके होंगे। और यहाँ पे क्या मामले थे इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी 2024 को विस्तृत सुनवाई किया और 1 मई 2024 को 22 पेज का फैसला जारी किया। इसमें उन्होंने जस्टिस सुजाय पाल द्वारा याचिका क्रमांक 542/21 और 807/21 से करेक्ट समस्त याचिकाओं में पारित फैसला इतने को संवैधानिक करार दिया, लेकिन जस्टिस सील नागू की खंडपीठ द्वारा पारित फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण मानकर सामान्य वर्ग द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए व्यवस्था दी गई है ना। तो यहां पर व्यवस्था क्या दी गई इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि SC ST OBC के जो प्रतिभावान अभ्यर्थी हैं जिनका कट ऑफ, जिनके नंबर अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ से ऊपर हैं, उनको अनरिजर्व कैटेगरी में ही शामिल किया जाएगा, मतलब जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। तो ये प्रोविजन बेसिकली यहां पे बनाए गए हैं। अब देखियो एक और मामला आप जान लो, चूंकि जब हम जुडिशरी के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें कुछ और नियमों के बारे में पता होना चाहिए। ये जजमेंट पहले भी आ चुका है, सौरभ यादव एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये बेसिकली रायता उत्तर प्रदेश में फैला था, जहां पे कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उस समय। क्या ऑर्डर दिया था? कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द वर्टिकल रिजर्वेशन कैटेगरी, मतलब आप किसी भी SC ST OBC से बिलोंग करते हो और यदि आपने ओपन कैटेगरी का जो कट ऑफ है उसको क्लियर किया है तो आपको जनरल कैटेगरी में ही शामिल किया जाएगा। आपको जनरल कैटेगरी की सीट दी जाएगी यदि आपने जनरल कैटेगरी की कट ऑफ को पार किया है तो ये पहले का ही डिसीजन ऑलरेडी था और रिजर्वेशन की असल अवधारणा बेसिकली यही है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिस्टोर कर दिया। तो आपके ओपिनियन क्या, आप नीचे कमेंट करके बताएं। लेकिन यह जरूरी है कि ऐसे मामलों को डिस्कस किया जाना चाहिए जिससे आम जनता को जानकारी हो पाए कि रिजर्वेशन का मूल अवधारणा क्या है और किस कॉन्सेप्ट पे काम करती है। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।